हेलो एवरीवन, मैं हूं भावना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आज के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को डिस्प्ले हो ही रहा है कि आज हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट आरजीएस, राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज की बात करने वाले हैं। 2020 एंड 21st जो ईयर है उसके लिए नोटिफिकेशन आया है, आपने सभी ने देख ही लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो नोटिफिकेशन जाके देख लें। प्रपोज्ड वैकेंसीज हैं, प्रपोज्ड यानी कि इतनी संभावना है कि इतनी वैकेंसीज आ सकती हैं। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट होगा कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम एलिजिबल हैं या नहीं है। एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो क्या वो एलिजिबल हैं, और ये कंफर्म नोटिफिकेशन कब तक हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के दिल में और दिमाग में चल रहे हैं उनसे रिलेटेड मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। क्या आपकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, सिलेबस क्या है आरजेएस का, प्री में क्या क्या सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, हिंदी इंग्लिश में क्या है सब कुछ, मेंस में कितने नंबर का पेपर है, कितने बेयर एक्ट हैं, कितने लॉज हैं जिनमें से क्वेश्चन पेपर बन के आता है। तो कंप्लीट आपको एक पैकेज मिल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े, कहीं और देखना ना पड़े कि कौन सा कोई दूसरा वीडियो देखें या कोई नोटिफिकेशन देखें, हमें कैसे पता चले। सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे। आज मैं इस सेशन को शुरू करने वाली हूँ। हो सकता है ये 20-25 मिनट का सेशन हो जाए, तो आप इत्मीनान से लेके बैठिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये सेशन कंप्लीट हो जाए 20 से 25 मिनट के अंदर। मैं हूं भावना और आप सभी देख रहे हैं लीगल होम्स का यूट्यूब चैनल। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ, ये हमारे व्हाट्सएप का नंबर है, आप जिस पे व्हाट्सएप करके आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। ये हमारे यहाँ पे आपको ग्रुप बने हुए हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स के, जिनमें आपको ऐड कर दिया जाएगा। ये पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप आप जब मैसेज करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा कि कितने रुपए आपको पे करने हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जो जितनी जल्दी आपको हम बताते हैं उतनी जल्दी शायद कोई नहीं बताएगा। जल्दी नोटिफिकेशन हमारे पास आ जाते हैं। हर पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी, आरजे से रिलेटेड प्रीवियस पेपर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, और प्लस आपको प्रैक्टिस जो है वो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। आपने चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें मैंने आईपीसी कवर किया हुआ है, एविडेंस कंप्लीट किया हुआ है, टीपीए चल रहा है, सीआरपीसी मैंने शुरू करा ही दिया है। अभी थोड़े दिन बाद सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट भी हम शुरू करेंगे। सो ऑल पैकेज यहाँ पर है, और जिनको पेड क्लासेस चाहिए वो आफ्टर दिवाली हमसे जुड़ सकते हैं। आफ्टर दिवाली आपकी पेड क्लासेस चलने वाली हैं बाई ऑनलाइन गूगल मीट, या आप जिस प्लेटफॉर्म पे आप एलिजिबल हो जाएंगे उस प्लेटफॉर्म पे आपको पेड क्लासेस दे दी जाएंगी। नहीं तो आप हमसे जुड़ के हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसमें आपको अब सारी वीडियोस बाकायदा आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए बात करते हैं इस नोटिफिकेशन की, जो अभी कुछ ही देर पहले, आज 29/10/2020 से कुछ ही देर पहले ये आया है नोटिफिकेशन, जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर से डाउनलोड किया है और आपको मैं दिखा रही हूँ। इसमें प्रपोज्ड वैकेंसीज है, नोटिफिकेशन आएगा इतनी वैकेंसीज 89 वैकेंसीज के लिए, जो कि जनरल कैटेगरी के 35 सीट रिजर्व रहेंगी, जिनमें से कुछ महिलाओं के लिए यानी कि 30% जो रिजर्वेशन रहता है महिलाओं के लिए वो रिजर्व रहेगा। करीबन 10 सीटें यहाँ पर रिजर्व रहेंगी, 10 से 11 सीटें। एससी वाले कैंडिडेट के लिए 14 सीटें मिली हैं। यहाँ पे एसटी वाले 10 स्टूडेंट्स को, जिनमें से 3 वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। यहाँ पे एससी वालों में कैटेगरी में 4 जो पोस्ट है वो वीमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। ओबीसी वालों को 18 सीटें मिली हैं, जिनमें से 5 पोस्ट जो है 5 सीटें वो वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। इकोनॉमिकल बैकग्राउंड वाले जो स्टूडेंट हैं उनको 8 सीटें मिली हैं, और जिसमें से 2 सीटें विमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। एमबीसी के जो है पोस्ट हैं वो 4 हैं, जिनमें से 1 पोस्ट विमेंस के लिए रहेगी। तो टोटल हमारे पास वैकेंसीज करीबन 89 है, और 89 में से 4 जो सीटें हैं वो स्पेशल एबल्ड पर्सन्स के लिए रिजर्व रहेंगी। तो ये नोटिफिकेशन आप देख ही रहे हैं, 79 नोटिफिकेशन का नंबर है आरजीएस 79/2020, डेट है 29/10/2020।
तो ये इस तरीके से प्रपोज्ड नोटिफिकेशन है। हो सकता है कि आपको दिसंबर के शुरू में ही मिल जाए और नवंबर के लास्ट तक आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है, क्योंकि इनका पेपर मार्च के बीच में हो जाता है, मिड मार्च में। मैंने देखा है प्रीवियस जितने भी पेपर हुए हैं वो मिड मार्च में हो जाते हैं। तो आपके पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, करीबन करीबन 4 से 5 महीने हैं। आप यूं बैठ के इंतजार करें कि जब नोटिफिकेशन कंप्लीट तरीके से आ जाएगा, जब हम वैकेंसीज फॉर्म भर देंगे तब से प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि तुरंत मेंस के बाद 2 महीने बाद रिजल्ट अनाउंस के 2 महीने बाद ही आपका मेंस एग्जाम के लिए आपको फिल फॉर्म आ जाते हैं, और 2 महीने के अंदर अंदर आपको मेंस भी देना होता है। तो टोटल आपके पास में करीबन करीबन 7 से 8 महीने हैं, और 7 से 8 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये मान के चलिए ज़्यादा नहीं है, कमी है। मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता है कि उन्हें किस तरीके की पढ़ाई और किस तरीके का लेवल लेके चलना पड़ेगा, जिससे कि उन्हें इस कैटेगरी में आपको एक सीट रिजर्व हो जाए। तो आज चलिए अब मैं बात करती हूँ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आरजेएस, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये हाई कोर्ट के द्वारा रिक्रूटमेंट दिए जाते हैं। और आरपीएससी यानी कि पहले आरपीएससी कराता था, लेकिन अब राजस्थान हाई कोर्ट इसको कंडक्ट कराता है इस एग्जाम को। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर नोटिफिकेशन आ ही जाएगा HCRAJ.nic.in, और या फिर आप राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। ये हालांकि ऐसी पोस्ट हैं जो साल में एक बार निकाली जाती हैं, हर एक स्टेट का यही रूल होता है। बट मैं पिछले 3 से 4 साल में देख रही हूँ ये वैकेंसीज 2 साल की एक बार में आ रही हैं। 2019 की वैकेंसीज और 20 में आनी चाहिए थी, अब आई नहीं है। अब देखिए 21 और 21 की भी शामिल ना हो जाए कहीं। तो देखिए ये आपको पूरा इसका ब्यौरा आपको दिख जाएगा कि राजस्थान का नोटिफिकेशन कहाँ आएगा। सबसे पहले हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड होगा, उसके बाद में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की इस पे आपको आरपीएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं पूरा एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या रहेगी, क्या राजस्थान जुडिशरी के लिए क्या एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन है, सिविल जज बनने के लिए क्या एग्जाम पैटर्न है, प्रीलिम्स का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है, मेंस में भी कौन से पेपर में कितने पेपर मतलब पेपर 2 होते हैं इसमें, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, इसमें कितने लॉज आते हैं, दोनों पेपर्स में कितने हमें लॉ पढ़ने पड़ेंगे। तीसरा लैंग्वेज भी आती है इसमें आपको लिखने के लिए। तो पेपर फर्स्ट यानी लैंग्वेज के होते हैं 2 पेपर, इसमें आपको 2 पेपर लैंग्वेज के हिंदी इंग्लिश के देने पड़ेंगे, और लास्ट में आपको वाइवा देना पड़ेगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। तो अब पूरा हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए आरपीएस जो राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज के लिए किसी भी एक कैंडिडेट को जो जनरल कैटेगरी का है, सबसे पहले तो उसके पास में एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, यानी वो एलएलबी पास आउट होना चाहिए। अगर वो पास आउट भी नहीं है तो वो अपना रिजल्ट अवेटेड कर रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट एलएलबी पास कर गया है और जो रिजल्ट का वेट कर रहा है, राइट, वो फॉर्म में अपनी परसेंटेज भरेगा। भाई पास वहां पे चाहिए, सबसे बड़ी बात। वहां पे आपके पास में चाहे कंप्यूटराइज डॉक्यूमेंट है, भले ही आपके जब एग्जाम पास कर जाओ और आप इंटरव्यू के लिए पहुंचो तब आपके पास में ओरिजिनल डिग्री होनी चाहिए, लेकिन फॉर्म भरने के समय आपके पास में एलएलबी की पास की हुई डिग्री होनी चाहिए, राइट। और आपकी कम से कम उम्र 23 वर्ष होनी चाहिए। ये तो 23 वर्ष अभी, ये इससे पहले की जो अभी 2018-19 का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें 21 वर्ष कर दी गई है। वैसे मिनिमम एज 23 है, हम मान के यही चलेंगे, क्योंकि नया नोटिफिकेशन आए, क्या पता एज उसमें कम ज्यादा कर दी जाए, 21 वर्ष से बढ़ा के 23 वर्ष कर दी जाए, ये कुछ कह नहीं सकती हूँ मैं। यहाँ पर आप अभी 23 वर्ष ही मान के चलिएगा और आप 21 वर्ष के हैं, और आप नोटिफिकेशन जब आता है और आप 21 वर्ष की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आप एलिजिबल माने जाओगे। और अधिक से अधिक आपकी उम्र 35 वर्ष के भीतर भीतर होनी चाहिए, यानी कि आपके पास में 23 से 35 वर्ष की एज लिमिट आपके पास होनी चाहिए जब आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। दूसरा, आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। अब बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स की। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन मिलता है जब नोटिफिकेशन निकाला जाता है, तो उसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर पूरी डिटेल मिलती है। वैसे 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है SC ST और
विमेंस के लिए भी कुछ जगह पर, जैसे विडो हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ एज रिलैक्सेशन मिलता है जो SC ST कैंडिडेट्स हैं, राइट। तो यहाँ तो बात होगी एज क्राइटेरिया की। भाई 23 वर्ष मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पिछली ही साल 21 वर्ष करा था। तो आपने देखा होगा मयंक जो थे, मयंक करके एक लड़का है, यंगेस्ट RJS बना है, उनकी उम्र 21 वर्ष थी। तो यहाँ पर आप 21 वर्ष मान के चलिए, यदि अगर नोटिफिकेशन आता है, अगर यहाँ 21 की जगह 23 हुआ तो फिर बहुत घबरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप प्रिपरेशन करते चलिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। मैं आपको बता ही चुकी थी, बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल डिग्री जो यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो रजिस्टर्ड हो, रिकॉग्नाइज्ड हो एट द जो अंडर द एडवोकेट एक्ट, उसके अंदर आप एडवोकेट एक्ट के अंदर जो क्राइटेरिया रखता है एक वकील बनने की, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है सीधा सीधा आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, राइट। कोई उसमें परसेंटेज का आई थिंक कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तो परसेंटेज का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ मिनिमम आपके 50 पास होनी चाहिए सेकंड डिवीजन के साथ में। और आपके पास में राजस्थान की नॉलेज, राजस्थान के जो सोशल्स एंड कस्टम्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपके पास नॉलेज है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द RJS, राइट। तो यहाँ पर हमने बात कर ली RJS के पूरा बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट की। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो देखिए एग्जाम पैटर्न यहाँ पे 3 फेस होते हैं। पहला फेस होता है प्रिलिमिनरी का, जिसमें अपन PT एग्जाम भी बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है इसके अंदर, मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी प्लस पॉइंट क्या है प्रिलिमिनरी को क्लियर करने का। दूसरा पॉइंट होता है रिटन एग्जाम, जो हम मेंस, जैसे अपन मेंस बोलते हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो नए हैं उन्हें नहीं पता है, वो ये जान लें जैसे अपन LLB में लिखते हैं ना क्वेश्चंस के आंसर्स, वैसे ही आपको वहां पर भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने पड़ेंगे ऐसा, इसे हम बोलते हैं रिटन फॉर्म, जिसमें आपको अलग अलग पैटर्न होता है हर एक स्टेट का। राजस्थान का भी अलग एक पैटर्न है, जिसमें आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का भी आता है, 10 नंबर का भी आता है। ये अलग अलग एग्जाम जैसे जब जब होते हैं तब उनके सामने आपको मार्किंग लिखी होती है, वो अलग डिपेंड करता है कि कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन आता है, राइट। तो रिटन एग्जाम होता है जिसमें आपको ऐसे टाइप भी करने पड़ते हैं और सब्जेक्टिव, जैसे अपन ऐसे भी लिखेंगे हिंदी इंग्लिश वाले। और वो थर्ड जो स्टेज होती है वो होती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू वाइवा वॉइस होता है, ऐसे पर्सनैलिटी असेसमेंट के लिए आपको बुलाया जाता है। जो स्टूडेंट प्रीलिम्स एंड रिटन क्लियर कर देते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, राइट। अब हम एक एक करके इन सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो पैटर्न आता है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का होता है, यानी कि प्री एग्जाम बोल सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा बोल सकते हैं, जिसमें 70% जो वेटेज होता है वो लॉ से होता है। जो लॉ का जो सिलेबस है उसमें से टोटल 100 नंबर का पेपर आता है। मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, मैक्सिमम 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 100 ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 70 नंबर का लॉ आता है और 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश आता है। अब जो मैं बोलने वाली थी कि प्लस पॉइंट आप लोगों के लिए क्या है, वो ये है, यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी गलत आंसर के लिए आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, जबकि आपको दूसरे स्टेट्स में आप जब देखते हो उनमें नेगेटिव मार्किंग आपको 1/4 की या 1/3 की आपको आपके गलत आंसर के लिए काट लिया जाता है आपका मार्क्स। तो यहाँ पे राजस्थान में ये बहुत अच्छी चीज है। अगर आपको 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं आते हैं और तुक्का फिट करना चाहते हैं तो आप 100 के 100 पे निशान लगा के आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई मना ही नहीं है, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो मैंने बता दिया 70 नंबर का लॉ का सिलेबस होता है, 30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश, 15-15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 15-15 क्वेश्चंस ही आते हैं। जब आप प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो, प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपकी रैंक बनती है, जैसे कट ऑफ आती है, उसके बाद आता है मेंस का एग्जाम। अब हम मेंस के एग्जाम से पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश और लॉ के सिलेबस की। तो लॉ के सिलेबस में हम मेंस के जो एग्जाम है ना, लॉ पेपर फर्स्ट एंड लॉ पेपर सेकंड, उसी में से ही पेपर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सेम सिलेबस है, कोई डरने वाली बात नहीं है। कई कई स्टेट्स में क्या होता है, बिहार में अलग, प्री में अलग क्वेश्चन आते हैं और मेंस में अलग सिलेबस, जहाँ से चॉइस करना होता है आपको। मेंस के लिए आपने चूज भी किया होगा, फॉर्म अगर भरा होगा तो
ऐसे ही अलग-अलग स्टेट का अलग-अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन राजस्थान का ऐसा नहीं है। जो प्रीलिम्स में पूछते हैं उसी से रिलेटेड आपको मेंस में पूछने को मिलता है, आपको क्वेश्चंस उसी से पूछने को आते हैं, राइट। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी में वही, वैसे तो नोटिफिकेशन में दिया जाता है, नोटिफिकेशन में साथ ही साथ में सिलेबस निकल के आता है कि आपको हिंदी में क्या क्या प्रिपेयर करना है, बट आपको 10+2 के लेवल की हिंदी आनी चाहिए, यानी शब्द रचना, वाक्य रचना, संज्ञा, सर्वनाम, संधि, वाक्य वचन, और शुद्ध हिंदी से शुद्ध शब्द से अशुद्ध वाले जो आते हैं, शुद्ध अशुद्ध, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारे आपको आने चाहिए। हिंदी का ये है। इंग्लिश का ये आपके पास दिया हुआ है, ये टेंसेस आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स आती हैं, एक्टिव पैसिव आते हैं, कोऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम्स आते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते। आपने अगर अच्छी इंग्लिश हिंदी आपकी अच्छी है तो आप क्वालिफाई कर सकते हो, और ये क्वालिफाइंग जो सब्जेक्ट है, ये क्वालिफाइंग सब्जेक्ट होते हैं हिंदी इंग्लिश। सो मेरिट यहीं से थोड़ी बहुत इधर उधर होती है ना, तो यहीं से होती है। लॉ की लैंग्वेज, लॉ में तो सबको ही आता है, सभी अच्छा करते हैं लॉ का। अगर आपकी हिंदी इंग्लिश अच्छी है और हिंदी इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, मैं शुरू से ये कहती हूँ जो आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो अपनी शुरू से ही हिंदी इंग्लिश अच्छी बना के रखें, तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। और जिन्होंने लॉ पे ही लगे हुए हैं, जिन्होंने हिंदी इंग्लिश को बिल्कुल नहीं देखा है, तो वो देखना शुरू कर दें। कम से कम अब से 1-1 घंटे हिंदी और इंग्लिश को देना शुरू करें, राइट। तो आप हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाई कर जाओगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो कि हम इन सबको कैसे प्रिपेयर करें, हिंदी को कहाँ से प्रिपेयर करें, इंग्लिश को कहाँ से प्रिपेयर करें, लॉ में क्या प्रिपरेशन करें, किस तरीके का। मैं अक्सर वैसे भी क्लास लेती हूँ तो मैं बताती रहती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपकी ये सेक्शंस में से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन में, ये सेक्शन में थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब मैं क्लास लेती हूँ तो आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देखिए, प्लेलिस्ट में बनी हुई प्लेलिस्ट है वहाँ पे, तो आप देखिएगा कि मैं किस तरीके से जब लॉ पढ़ाती हूँ ना, तो उसमें भी आपको क्वेश्चंस में टिक करा देती हूँ कि देखिए इस क्वेश्चन में, इस सेक्शन में से इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप भले ही आप जाके देख सकते हैं, और नहीं देखना चाहते राइट। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम आता है भाई, 5 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं इसमें। 4 पेपर में आपको पहला पेपर लॉ का, दूसरा पेपर भी लॉ का, क्रिमिनल और सिविल बटे हुए हैं 2, और 2 पेपर होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, जिसमें आपको एसेज लिखने होते हैं। टाइम की बात करें तो प्रीलिम्स वाले जो पेपर है उसमें 2 घंटे मिलते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन हल करने होते हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। लेकिन प्रीलिम्स में अपने को 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 3 घंटे मिलते हैं। जैसे अपन एलएलबी में और एलएलएम में लिख के आते हैं ना, उतने ही घंटे आपको मिलते हैं। ऐसे ही सेकंड पेपर भी 100 नंबर का होता है, 3 घंटे मिलते हैं। लैंग्वेज में आपको पहले में हिंदी भी ऐसे लिखना पड़ता है, 50 नंबर का आता है, ये 2 घंटे मिलते हैं इसमें। और दूसरा जो पेपर है, सेकंड पेपर है, माफ कीजिए 11 लिख गया है, ये सेकंड नंबर आप मान के चलिए। इंग्लिश में ऐसे लिखना होता है, 50 नंबर का होता है, और 2 घंटे का पेपर होता है, राइट। अब हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्या क्या आता है। आरजीएस के मेंस के सिलेबस में, लॉ के पेपर में, अब आप लॉ का पेपर देख लीजिए कि क्या क्या लॉ के पेपर में आता है, कितने एक्ट जो है कवर्ड है। पहले भाई बहुत एक्ट पढ़ने पड़ते थे, करीबन 45 से 46, 2015-16 का पेपर जो हुआ था उसमें 45 से ज्यादा एक्ट थे, तो बहुत हेक्टिक हो जाता था। तो बहुत अच्छा काम किया एक तो राजस्थान हाई कोर्ट ने। पहले आरपीएससी के पास था ना, तो आरपीएससी ने काफी सारे एक्ट रखे हुए थे अपने पास, लेकिन जैसे ही हाई कोर्ट के हाथ में आया और हाई कोर्ट ने पूरा असेसमेंट किया कि कहाँ कहाँ बच्चों को दिक्कत आ रही है, कहाँ पे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस, बच्चे डरते थे, बाहर के बच्चे आने से डरते थे राजस्थान में। तो वहां पर एक्ट को कम कर दिया, लॉज को कम कर दिया गया, तो बच्चों को यहाँ पे दिक्कत कम होने लगी। और एक करीबन 10 से 15 एक्ट का, 10 से 12 एक्ट का एक पूरा क्राइटेरिया बना दिया कि कितने एक्ट आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला एक्ट है आपका सिविल प्रोसीजर, यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का, यानी सीपीसी आपको पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ना है। अब इंडियन एविडेंस आप सिविल के पेपर में भी देखोगे, क्रिमिनल मतलब, यानी कि आपके दोनों पेपर में एविडेंस जो है कॉमन है। लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और ये क्या, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, एंड ऑर्डर्स एंड जजमेंट राइटिंग, ये आपको फर्स्ट पेपर के लिए तैयार करना है।
अब देखिए जैसे-जैसे मैं आपको ये सारी सब्जेक्ट करा रही हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कितने में से कितने क्वेश्चंस आपको कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं। एविडेंस से करीबन 7 से 8 प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी 5 से 7 क्वेश्चंस होते हैं और सीपीसी में भी 5 से 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं। हर एक एक्ट में से छोटे एक्ट में मान के चलूँ तो स्पेसिफिक रिलीफ में से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, टीपी में से भी 2-3 क्वेश्चंस, इंटरप्रिटेशन से में भी 2-3 क्वेश्चन, राजस्थान रेंट कंट्रोल से ज़्यादा आते हैं, यहाँ पे 5 से 7 क्वेश्चन मैं मान सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। और जो क्रिमिनल का जो पेपर है यानी कि सेकंड पेपर है उसमें से भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला पेपर है क्रिमिनल कोड यानी कि सीआरपीसी का, दूसरा इंडियन एविडेंस जो मैंने आपको बताया कि दोनों में आएगा इंडियन एविडेंस एक्ट, तीसरा पेपर आईपीसी का है, फोर्थ जो पेपर है वो जुवेनाइल जस्टिस का है जिसे अपन जेजे भी बोलते हैं। एनआई एक्ट है, एनआई एक्ट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन के आते हैं मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी, तो इससे बहुत अच्छे से, हालांकि ये इसमें लिखा हुआ है कि लास्ट का ही चैप्टर आएगा, भाई लास्ट के चैप्टर को ही तैयार मत कीजिएगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसी परिभाषाएं पूछ ली गई थी लास्ट में, को याद है अच्छे से कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया गया था कि जो है कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन डेफिनेशन से पूछ लिया था कि ये कहाँ पर परिभाषित है एनआई एक्ट में, तो बड़े कंफ्यूजन हो गया था। हालांकि ये अच्छे से कीजिएगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरा एक्ट अच्छे से, जो इंपोर्टेंट धाराएं हैं ना, वो मैंने एनआई एक्ट की पूरी अच्छी सी क्लास ले रखी है, आपने आप जाके देखोगे ना प्लेलिस्ट में तो वहां पे आपको मिल जाएगी। एनआई एक्ट की पूरी एक लाइव क्लास ली थी मैंने जिसमें आपको सब कुछ बताया था, हैंड रिटन नोट्स भी दिए हुए थे और ग्रुप में मेरे डाले हुए भी हैं। जो स्टूडेंट्स नए हैं जो जुड़ेंगे उनको आप मैं पर्सनली भेज दूंगी। तो एनआई एक्ट के अच्छे खासे नोट्स बने हुए हैं मेरे पास लेटेस्ट जजमेंट के साथ में, जो लेटेस्ट जजमेंट और लेटेस्ट अमेंडमेंट के साथ में मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। दूसरा है प्रोविएशन ऑफेंडर्स एक्ट, तो ये भी बहुत अच्छा एक्ट है, इसमें से भी काफी सारे क्वेश्चंस मेंस में भी बनते हैं प्रीलिम्स में भी बनते हैं। दूसरा है डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, इसको भी मैंने कंप्लीट करा दिया है डीवी एक्ट को भी, तो आप जाके देख लीजिएगा। अब मैं आपको बार बार प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है प्रमोशन कर रही हूँ, मतलब आपको एक आइडिया हो जाएगा। जो लोग स्टूडेंट्स पहली बार मुझे मेरा इस चैनल को देख रहे होंगे उनको सबको पता चल जाए कि भाई हाँ यहाँ पर इस चैनल पे बना हुआ है, जो भी जेन्युइन जो कोचिंग में कराते हैं ना, जो मेरे पास ज्ञान है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने गलतियां की हैं वो मैंने गलतियां उनको सुधारते हुए आप लोगों को बताया कि जो मैं गलतियां कर रही हूँ वो आप ना करें। जल्दी से इन एक्ट को, जो छोटे छोटे एक्ट है ना उन्हें कंप्लीट कर लें, इनमें से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, आप बाद में माथा पटकोगे कि अरे यार हमने ये क्यों नहीं किया था। छोटे एक्ट से ही क्वेश्चन आ जाते हैं और वही आपको मेरिट तक लेके जाते हैं। और जो लास्ट का जो है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग आ जाएगी, तो ये इस तरीके से आपके मेंस का पेपर रह जाएगा। और लैंग्वेज में अगर आपको ऐसे राइटिंग होगी, ऐसे राइटिंग के लिए भी जो करंट के जो टॉपिक चल रहे हैं, जैसे कोविड का टॉपिक हो गया, धारा 370 हो गई, काफी ऐसे ऐसे मैं आपको टॉपिक बता सकती हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं आपको ऐसे राइटिंग में। ऐसे राइटिंग से ही आपकी मेरिट हाई जाती है। आपकी लैंग्वेज जितनी अच्छी होगी, आप जितना अच्छा लिख पाओगे उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। राइट, ये तो बात हो गई आपके लैंग्वेज के पेपर की। अब वाइवा वॉइस की बात करते हैं। वाइवा वॉइस वही 35 नंबर का होता है। वो 35 नंबर में आपको मुश्किल से मुश्किल 10 या अगर 15 भी नंबर लेके आ जाते हो आप पास हो जाओगे, अगर आपकी अच्छी मेरिट बनी है तो। इंटरव्यू में वही सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्यों आरजीएस बनना चाहते हो, कोई और क्यों नहीं करना चाहते हो, या आपको मतलब लॉ से फील्ड से आपसे कुछ चीजें पूछ ली जाएंगी। आप मतलब हर चीज आपको, मतलब वाइवा वॉइस यानी कि आपकी पर्सनैलिटी चेक की जाएगी, आपका प्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आपका टॉकिंग टॉकिंग सेंस क्या है। भाई आपको आपकी इंटेलिजेंसी तो देख ली, मेन प्रीलिम्स में देख ली, मेंस में देख ली, अब आपके पर्सनैलिटी को देखा जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, आपकी सेंसिलता कितनी है, आप में आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या बात करती है, आप बैठते उठते कैसे हो, आप बात कैसे करते हो, किसी के सामने बोलते कैसे हो। तो ये सारी चीजें आपकी चेक की जाती हैं। नॉर्मल राजस्थान से रिलेटेड हल्की फुल्की चीजें पूछी जाती हैं, जैसे अगर बाहर के स्टेट से स्टूडेंट आए हैं तो उनसे ये पूछ लिया जाता है कि आप राजस्थान क्यों आना चाहते हो। अब जैसे मैं यूपी की हूँ तो मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया कि आप यूपी में क्यों नहीं कर रहे हो, राजस्थान में क्यों आना चाहते हो। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछ लिए जाएंगे, आप इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहिए। राइट, तो आप अगर लड़की हो तो आपको पूछ लिया जाता है कि बाद में आपको नौकरी छोड़ने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मतलब आप
कॉमन सेंस में आप बोलोगे अरे ये तो बड़े ईज़ी है, बट वहाँ पे आपको घुमा दिया जाता है, अरे इसका आंसर क्या दोगे? और इमोशनल नहीं होना, मैं कई बार बता चुकी हूँ इमोशनल नहीं होना। मैंने एक वीडियो बनाया था करीबन 29 से 30 मिनट का एक वीडियो, जिसका मैं लिंक आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूँगी। वो आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। जो 10+2 के स्टूडेंट देखते हैं उनको कैसे करनी है, जो एलएलबी कर रहे हैं उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, जो लॉक कर चुके हैं जिनके पास 7 से 8 महीने उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। यहाँ तक आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई भी जब अगर आपके अंदर से कोई ऐसा सवाल आ रहा है कि भाई हम मैम ने ये सवाल नहीं बताया, ये जवाब नहीं दिया, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिसका मैं आपको वहीं कमेंट पे आंसर दे दूँगी। अगर मुझे अच्छा लगा, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा कि प्रिपरेशन कैसे करनी है 5 महीने के अंदर-अंदर, पूरा 5 महीने के अंदर, 5 नहीं 4 महीने के अंदर मैं आपको प्रिपरेशन का एक एक बहुत ब्लूप्रिंट बना के दे दूँगी, जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। भले ही आपने एलएलबी अभी कंप्लीट की है, आप प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, इतनी गारंटी है। भाई उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से अगर अगर आप चलते हो, उत कुछ नहीं है भाई, मैं अगले जो वीडियो बनाऊँगी उसमें यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। डू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।